हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 3 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें से अगर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर इस कंटेंट का, इस डाटा का इस्तेमाल आपको करना है तो कैसे करना है और कहाँ करना है, जिससे कि आप इफेक्टिव आंसर्स लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन, शुरू करते हैं 3 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहली जो न्यूज़ हमको डिस्कस करनी है, इसमें हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईडी भी बोलते हैं, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको शॉर्ट में पीएमएलए बोला जाता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसकी वजह यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह से एक के बाद एक कई सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट करती चली जा रही है और जिस तरह से एक्शंस ले रही है, उसके चलते काफ़ी जमकर राजनीति हो रही है, खूब बयानबाजी हो रही है। तो ये अपने आप में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में कुछ पावर्स मिली हुई हैं। इन पावर्स के तहत में ये किसी भी व्यक्ति को किसी केस के रिस्पेक्ट में पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, इंट्रोगेशन के लिए बुला सकते हैं और उस व्यक्ति को आना पड़ता है। साथ ही साथ उससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो उसको वो भी देना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर सामने वाला ऐसा नहीं करेगा, आनाकानी करेगा, तो फिर उसको ना सिर्फ अरेस्ट किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। अब ये जो प्रोविजंस हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो प्रोविजंस हैं जिसके चलते ईडी ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ कर सकती है, इन पावर्स के खिलाफ कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और उनका कहना ये था कि भाई इस तरीके की पावर किसी एजेंसी के पास में नहीं होनी चाहिए, इसका बड़ा गलत इस्तेमाल हो सकता है एंड इनफैक्ट इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये बात लेकर कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, मगर जैसा वो चाहते थे उसका उल्टा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारने की जगह या फिर ये बोलने की जगह कि हाँ भाई ये बात गलत है, ये जो पावर्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिए हुए हैं इनको इंडोर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो पावर है जिसके तहत ये किसी को भी बुला सकते हैं और सामने वाले को आना पड़ेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो भी देना पड़ेगी, ये बिल्कुल सही पावर है एंड इसमें किसी तरीके की ना हम काट छांट करेंगे, ना इसमें हम किसी तरीके की रोकथाम लगाएंगे। इनफैक्ट हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है अथॉरिटीज़ के द्वारा, वो ना सिर्फ वाकई बाकायदा ट्रूथफुल स्टेटमेंट देगा, जो भी उससे पूछा जाएगा उसमें सिर्फ सच बोलेगा एंड कॉपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन में, जो भी डॉक्यूमेंट उससे मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्रोड्यूस करेगा एंड और भी किसी तरीके से अगर हेल्प करनी है तो पूरी तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन में अपना सपोर्ट करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया तो फिर इससे कहीं ना कहीं एक, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ईडी और ज़्यादा जो है उसके अब हौसले बुलंद होंगे और वो और ज़्यादा निर्भीक तरीके से अपने जो भी काम या कार्रवाइयाँ कर रही है वो कर सकती है। तो ये सारा का सारा काम करने की पावर मिलती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में, इसलिए पीएमएलए को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्योंकि न्यूज़ में बनी हुई है, जमकर इसके ऊपर बयानबाजी हो रही है, तो ईडी एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया समझाने के लिए कि मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा हूँ डिटेल में, तो ये मैंने आपको बताया पूरा बैकग्राउंड। अब हम लोग एक एक कर पीएमएलए और उसके बाद में ईडी को डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और यहाँ से क्वेश्चंस आने की अच्छी खासी संभावना बनती है। तो एक एक करके आप देखते हैं सर। तो पहले हमको देखना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब जैसे कि आपको इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया कानून। तो पहला सवाल तो अपने को ये पूछना पड़ेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग अगर होती है तो क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, जो पहला वाजिब सवाल अपने को पूछना पड़ेगा वो ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग आखिर क्या होता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, फिर हम बात करेंगे पीएमएलए की। मनी लॉन्ड्रिंग अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी इलीगल तरीके से गैर कानूनी तरीके से कोई काम कर अगर बहुत सारा पैसा कमा लिया, बहुत सारा पैसा अगर आपने इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ ऐसे काम करते हो जिसकी मदद से ये गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा अगर आप कानूनन तौर से कमाए गए पैसे के रूप में शो कर दो, उसको लीगल तरीके से कमाया गया अगर आप दिखा दो किसी तरीके से, तो इसके लिए जो पूरी प्रोसेस की जाती है इसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है क्यूबा। अब यूएसए और क्यूबा की बिल्कुल नहीं बनती, उनके रिलेशनशिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्यूबा की एक चीज़ बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, वो है क्यूबा के सिगार। मगर क्योंकि यूएसए और क्यूबा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो क्यूबन सिगार को लाना अमेरिका के अंदर बैन है। मगर क्योंकि सिगार बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो जो शौकीन लोग होते हैं उनको पीने का मन होता होगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर किसी चीज़ की डिमांड है तो वहाँ पर कोई ना कोई तो सप्लाई करेगा। तो पता चला कि भाई कोई आदमी है जिसका नाम लेट से रामलाल है। अब रामलाल जो है उसने क्यूबा से सिगार्स को स्मगल करना शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर और वहाँ पर ला कर वो बेचने लगा। अब वो क्या कर रहा है, कायदे से वो एक इलीगल काम कर रहा है।
अब क्यूबन सिगार ऑब्वियस ही बात है स्मगल कर लाएगा और उसके बाद में बेचेगा, तो सामान्य रेट पर तो बेचेगा नहीं, जो भी रेट होगा उससे ज़्यादा रेट पर बेचेगा। तो ऐसी कंडीशन में लेट से क्यूबन सिगार बेच कर सामने वाले ने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब इस बीच में किसी एजेंसी वालों को खबर लग गई कि भाई ये आदमी जो है ये तो खूब पैसा वैसा कमा रहा है और इसकी एक्टिविटीज़ बड़ी संदिग्ध है। लेट्स से कि उन्होंने उसको बुला लिया या फिर उसके पास वो पूछताछ करने के लिए पहुंच गए और पूछ लिया कि भैया तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल वगैरह बढ़िया है, कहाँ से कमा रहे हो। आप सपोज कर लेते हैं कि रामलाल को पहले से पता था कि इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, तो उसने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखे थे जिससे उसने ये साबित कर दिया कि वो प्रकाश बीड़ी नाम का एक छोटा सा ब्रांड चलाता है और उसके तहत में वो बीड़ियाँ बना बना के बेचता है और इसकी मदद से वो पैसे कमा रहा है। उसके पास इस चीज़ के सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने सामने रख दिए कि साहब ये देख लो, प्रकाश बीड़ी नाम की मेरी कंपनी है, मैं प्रकाश बीड़ी बना बना के बेचता हूँ, 1 रुपये में 25, तुम्हें भी चाहिए तो लाओ मैं दे दूंगा, और इसी से मैंने सारा पैसा कमाया है। अब ऑब्वियस सी बात है ये फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, सारी चीज़ उसने जो भी किया है वो एक तरीके का स्कैम किया है, मगर इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से क्यूबन सिगार को स्मगल कर अमेरिका में लाकर जो भी उसने पैसा कमाया था वो लीगल तरीके से उसने शो कर दिया। अब ये जो एक्टिविटी है बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। बड़े सिंपल शब्दों में मैं इसको बता रहा हूँ, इसके और भी कई सारे मतलब होते हैं, कई सारे तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, मगर सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास में इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा है उसको लीगल तरीके से शो करने के लिए आप जो एक्टिविटी करते हो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हो। अब मनी लॉन्ड्रिंग से होता यह है कि टेररिज्म वगैरह की फाइनेंसिंग की जा सकती है, या फिर ड्रग्स वगैरह का जो पैसा होता है वो देश में लाया जा सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है गलत तरीके से कमाया गया पैसा है तो धर्मदान के काम में तो कोई लगाएगा नहीं, वो और ज़्यादा उस गलत काम को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा और देश की जड़ें खोदने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी गतिविधि को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास किया गया था भारत की पार्लियामेंट के द्वारा, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग रोको किसी भी तरीके से, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से जितना भी पैसा कमाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से अगर कहीं पे कोई प्रॉपर्टी बनाई गई तो सब कुछ जब्त कर लो, कि हर तरीके से सामने वालों की जो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी जड़ें खोद के रख दो। ये ऑब्जेक्टिव के साथ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास किया गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है, मगर मनी लॉन्ड्रिंग में जो आपका पैसा है जिसको आप बेसिकली लॉन्डर करने की कोशिश कर रहे हो, वो जिन इलीगल एक्टिविटीज़ के तहत में कमाया गया है, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे स्मगलिंग हो, चाहे टेररिज्म की फाइनेंसिंग हो, वो सारी की सारी गतिविधियां भी जो है जड़ से मिटा देनी है जिनकी मदद से ये पैसा कमाया जा रहा है। ये भी पीएमएलए का एक ऑब्जेक्टिव है। अब किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ा जाता है, पीएमएलए के तहत में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है, या मनी लॉन्ड्रिंग जिन गतिविधियों के चलते जो पैसा इकट्ठा हो रहा है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है उनको कैसे रोका जा सकता है, उसके रिस्पेक्ट में अपन अब देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान कानून में बनाए गए। तो सबसे पहला तो ऑफेंसेस और पेनल्टी की बात करते हैं। पीएमएलए ने मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन कर रखा है बाकायदा कि अगर आप इस तरीके की गतिविधियां करते हो, फलानी एक्टिविटीज़ करते हो, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। और उसमें भी फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा सीवियर हैं, आपके ऊपर पेनल्टी से लेकर इम्प्रिजनमेंट तक काफ़ी कुछ हो सकता है। आपको बाकायदा जेल भी भेजा जा सकता है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का कोई क्राइम्स वगैरह कर रखे थे और उससे कमाए हुए पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है, और अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आपका सीरियस ऑफेंस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कुछ फाइन वगैरह भी लगाकर छोड़ा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा कांड किया है, उसके ऊपर आपको पेनल्टी से लेकर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तक सब कुछ दिया जा सकता है। पीएमएलए में सारी सजाओं का प्रावधान दिया गया। दूसरा, अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये कानून बाकायदा सरकार को ये ताकत देता है, ये पावर देता है कि अगर ये प्रूव होता है कि भैया आपकी प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाई गई थी, या फिर अगर ये प्रूव होता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो, तो फिर आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है और कुर्क किया जा सकता है, और आप कुछ नहीं कर पाओगे इसके अगेंस्ट में। तो एंड साथ ही साथ अब लेट से कि कोई व्यक्ति है, अब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर उसने लेट से पैसा वैसा कमाया था, अब पता चल गया कि सामने वाले ने उस पैसे की मदद से काफ़ी सारे विलास खरीद रखे हैं और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बना रखी है। अब उस प्रॉपर्टी को अगर सरकार ने जब्त कर लिया या फिर ऑर्डर जारी कर दिया कि इसको कुर्क करो, इस पर ताला डालो, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के खिलाफ आप नॉर्मल कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डर के खिलाफ में एक एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसके पास में ही जाना पड़ेगा और वही फिर आपको देखकर राहत देगा, या फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट में राहत देनी है या नहीं देनी है। ऑर्डिनरीली ईडी अगर केस आपके ऊपर फाइल करती है और उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ का कन्फिस्केशन होता है तो फिर उसके खिलाफ आपको स्टे या फिर आपको राहत नहीं मिलती है। तो अगर एक बार प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो फिर मानकर चलिए कि वो गई। पीएमएलए में इसके लिए बाकायदा प्रावधान बने हुए हैं। तीसरा है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट।
PMLA mandates certain entities such as bank and financial institution to maintain records of transactions and report suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit FIU। तो PMLA में एक प्रावधान बैंकों के लिए और बाकी जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी है कि उनको अपने सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और अगर कहीं कोई खाता है जिससे होने वाली गतिविधियां बड़ी सस्पिशियस लग रही हैं तो उसके बारे में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताना भी पड़ता है। फिर अपन रामलाल की बात कर लेते हैं कि रामलाल ने लेट से कि खाता खुलवा रखा है दिल्ली में, अब क्यूबन सिगार उसने स्मगल कर अमेरिका में खूब पैसा बनाया और वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि भाई मैं तो प्रकाश बीड़ी बेच रहा हूँ, और खूब पैसा जो उसने कमाया डॉलर्स के रूप में वो इंडिया भेजता है, कन्वर्ट कराकर लेट से उसने 5 खाते खोल रखे हैं इंडिया में और उनमें वो पैसा डालता रहता है। अब उसे लेट से कभी एकदम से कुछ कहीं पे अगर अपने जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको अगर कोई पेमेंट करनी है तो इन खातों की मदद से कर देता है। अब पता चलता है कि एकदम से किसी दिन उसके खातों में लाखों रुपए आ जाते हैं और एकदम से उसके खातों से लाखों रुपए निकल जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसके खाते जनरली इनएक्टिव रहते हैं, 1 रुपये का भी उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। किसी एक दिन पता चला 10 लाख रुपए आ गया, 50 लाख रुपए आ गया, 1 करोड़ रुपए आ गया, और किसी दिन पता चला कि 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया और फिर 1 महीने तक किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं है। तो इस तरीके की गतिविधियां जो है वो किसी भी अकाउंट के प्रति सस्पिशन जगा देती हैं। तो इस तरीके की जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर किसी भी बैंक में हो रही हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो रही हैं, तो उसको उस पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है, और एक बार आपको पक्का हो जाए कि भाई ये अकाउंट कुछ फिशी है तो उसके बारे में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको आपको रिपोर्ट करना है। ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जिसमें बैंक शामिल हैं इन सबकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। The Act establishes a designated authority to assist in investigation and prosecution of money laundering offences. It also provides for the establishment of an appellate tribunal to hear appeals against the orders of the adjudicating authority. तो इस कानून में अब एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को डेजिग्नेट किया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग से के रिस्पेक्ट में जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगी और प्रोसिक्यूशन वगैरह करेंगी, और वो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और यहीं से ईडी जो है वो पिक्चर में आ जाती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है कि ईडी अगर कोई फैसला करती है, किसी को बुलाती है, किसी को हड़काती है, किसी की प्रॉपर्टी अटैच करती है, किसी का रेड मारने जाती है, इन सारी गतिविधियों के खिलाफ या फिर उनके इन सारे एक्शंस के खिलाफ अगर आप चाहते हो कि कोई स्टे मिल जाए, आपको कुछ राहत मिल जाए, तो इसके लिए आप नॉर्मल कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए बाकायदा एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उस ट्रिब्यूनल में ही आपको जाना पड़ेगा, और उससे अगर आपको राहत मिल गई तो ठीक, उसने भी राहत नहीं दी तो फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, नॉर्मल आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो ये सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बनाए गए। अब ये सारी चीज़ें की क्यों जा रही हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि कुल 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको PMLA का कानून अचीव करना चाहता है। सबसे पहले तो प्रिवेंशन, यानी कि ये सारी गतिविधियां कर वो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो ही ना, ये सारी गतिविधियां अगर हम करेंगे, इस तरीके की पावर्स अगर हमने दे रखी हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के दिमाग में पहले ही डर बैठा रहे कि भैया घर बिक सकता है, अपना घर जो है वो भी हाथ से जा सकता है अगर ईडी वाले पीछे पड़ गए, तो सामने वाला जो इस तरीके की गतिविधियां ही ना करे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस तरीके के करी ना। दूसरा डिटेक्शन, कि अब अगर इसके बाद में भी कोई हीमैन बनने में लगा हुआ है, इसके बाद भी अगर सामने वाले नहीं मान रहे, तो आपके पास में प्रॉपर मैकेनिज्म होने चाहिए जिसकी मदद से आप डिटेक्ट कर सकें अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं जो इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा अगर भारत में पंप किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, तो एक तो डिटेक्ट हो सके और फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके उसका, और उसके बाद में फिर जो भी काम वगैरह हैं प्रॉपर उसके बाद में किए जा सकें। तीसरा कन्फिस्केशन, फिर वही बात आ जाती है कि जब तक आपको ये डर ना हो कि भैया आपके साथ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तब तक जनरली आप किसी काम को करने से डरोगे नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको पता है कि अगर आप बिना हेलमेट पहने बाहर निकले तो आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है और सामने वाला 4 डंडे और मारेगा पुलिस वाला अगर पकड़ लेगा। अगर आपको ये डर है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप हेलमेट लगा कर निकलोगे, बट आपको पता है कि कोई रोकने वाला ही नहीं है, पुलिस कहीं खड़ी नहीं होती, तो फिर आपको कोई डर वर नहीं लगेगा, आपका जैसे मन में आएगा वैसे गाड़ी चलाओगे। पता चला उसके ऊपर आप बीच सड़क पर जो है स्टंट और दिखाने लगे। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का डर बैठाने के लिए लोगों के दिमाग में कि अगर तुम ये हरकतें करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरे रेपरकशंस हो सकते हैं, बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो कन्फिस्केट करने की पावर भी इनको दी गई है। एंड लास्टली इंटरनेशनल कॉपरेशन टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कॉपरेशन इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर वही बात कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, टेरर फाइनेंसिंग हो गई, ये किसी एक पर्टिकुलर देश में होने वाली एक्टिविटीज़ नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करती हैं। कई बार आपके यहाँ पे जो पैसा आ रहा है उसके तार किसी और देश से जुड़े होते हैं, या फिर आपके यहाँ से कुछ पैसा जा रहा है किसी और देश में जिसकी मदद से वहाँ पर कोई टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इंटरनेशनली आपको कॉपरेशन की ज़रूरत है, और वो इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाने के लिए भी PMLA में इस तरीके के प्रोविजंस रखे गए हैं कि अगर कोई दूसरे देश
देश के व्यक्ति भी आपके देश के किसी नागरिक के बारे में खबर देते हैं कि भाई आपके देश का ये फलाना फलाना जो व्यक्ति है वो इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है जिससे हमारे देश के हितों का नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ फिर आप पीएमएलए में कार्रवाई कर प्रॉपर्टी जब्त करना है, उसको उठाना है, उसके खिलाफ जो भी डिटेक्शन वगैरह करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कुल मिलाकर, प्रिवेंशन हो गया, डिटेक्शन हो गया, कन्फिस्केशन हो गया और इंटरनेशनल कॉपरेशन हो गया। इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए पीएमएलए में ये सारे के सारे स्ट्रिंजेंट कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत में आपको ना सिर्फ पेनल्टीज़ लग सकती हैं, जेल हो सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, और इसके अलावा फिर अगर आप के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है उसमें आपको बहुत आसानी से राहत भी नहीं मिलती। अच्छा, एक बात और कि पीएमएलए जो है इस भारत का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद में उसने इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ईडी के सामने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उन स्टेटमेंट्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन या फिर एक फैक्ट एमसीक्यू में बन सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इनफैक्ट पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को आपने उठा लिया। अब रामलाल तो बहुत बेवकूफ़ बना रहा था अमेरिका वालों को कि भाई मैं प्रकाश बीड़ी बनाता हूँ, प्रकाश बीड़ी बनाता हूँ, मगर अपने इंडिया वाले लेट से थोड़े चालाक निकले, उनको पता है कि प्रकाश बीड़ी नहीं बनाता, ये तो क्यूबन सिगार की स्मगलिंग में लगा हुआ है। अब इस सामने वाले को उठा लिया, अमेरिका वाले लेट से थोड़े शरीफ थे, प्यार से बात कर रहे थे, अपन ने उसको 4 झापड़ मारे, उसके 2 दांत तोड़ दिए। तो रामलाल फिर उसके बाद में तोते की तरह बोलने लगा और उसने बोल दिया कि मैं जो प्रकाश बीड़ी वाला जो ये बकवास है, ये मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ लोगों को, असल में तो मैं क्यूबन सिगार जो है उसी का खेल करता हूँ और ऐसे ऐसे करता हूँ। उसने अभी पूरी की पूरी बात इन्वेस्टिगेशन में बोल दी। जनरली होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को या फिर जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली अथॉरिटी है उसके सामने जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जाता। लॉजिक यह है कि मार पीट कर आदमी से कुछ भी बुलवाया जा सकता है, इसलिए इसको आप दबाव में दिया हुआ बयान मान सकते हैं, मजबूर करके दिलवाया गया बयान मान सकते हैं, मगर इन सारी वजूहत के चलते अगर कस्टडी में सामने वाले ने कुछ भी बोल दिया है तो उसको जो है आप एडमिसिबल एविडेंस नहीं मान सकते कोर्ट में। मगर पीएमएलए एकमात्र ऐसा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें अगर आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के सामने कोई भी बयान दिया है, कोई भी बात अगर कही है, तो वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल हो सकती है। इस तरीके के प्रावधान इसके पहले टाडा हो गया या फिर पोटा हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इस तरीके के कानूनों में हुआ करते थे, मगर इन कानूनों को भी काफ़ी पहले रिपील कर दिया गया था। आज की तारीख में सिर्फ पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें अगर आप उठा लिए गए और उसके बाद में आपको मारा पीटा गया या प्यार से बोला गया या गुदगुदी की गई आपको इन्वेस्टिगेशन में और आपने अपना मुंह खोल दिया, तो फिर जो आपने मुंह खोल के बोला है वो कि आपने बोला है कि मैं ही मैन हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ, बैटमैन हूँ, वो सारी की सारी बातें जो भी आपने कही हैं वो कोर्ट में आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती हैं और कोर्ट उसको स्वीकार करने से एविडेंस के तौर पर मना नहीं कर सकता। किसी दूसरे कानून में इस तरीके के प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जो अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं तो उसको अपने को फिर ढंग से भी पढ़ना है। तो जितनी बातें अपन ने करी हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पीएमएलए कब पास हुआ था? 2002 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और इसके जो भी इसके जिन एक्टिविटीज़ के चलते वो पैसा इकट्ठा होता है जिसकी लॉन्ड्रिंग की जा रही है उन एक्टिविटीज़ को भी खत्म कराना। क्या क्या पावर्स हैं इसमें? आपके ऊपर फाइन से लेकर रिगरस इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आप उनके इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई बैंक अकाउंट में अगर फिशी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया गया है जो इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड यहाँ पर एक खास बात और है कि इनके ऑर्डर्स के खिलाफ आपको यहाँ एक एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसी में जाना पड़ता है और बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के किसी भी एक्शन या किसी भी ऑर्डर के खिलाफ में राहत नहीं देंगे। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स अपन ने देख ही लिए, जहाँ तक हो सके मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करो, अगर हो रही है तो उसको डिटेक्ट करो, जो कर रहा है उसके ऑब्वियस सी बात है फिर उसके आर्थिक तौर पर उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसके आर्थिक तौर पर उसकी कमर तोड़ दो, घर तक उसका जो है कन्फिस्केट कर मारो, जितनी प्रॉपर्टी है सब उठा लो, एंड लास्टली इंटरनेशनल कॉपरेशन वगैरह कराओ। लास्ट बात कि ये एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें अगर गंगाधर ने ये बोल दिया इन्वेस्टिगेशन के वक्त में कि वो शक्तिमान है तो फिर कोर्ट में इसको माना जाएगा एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर। इसमें इन्वेस्टिगेशन में अगर आपने कुछ बात कह दी तो वो आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है और एविडेंस के तौर पर इसको कोर्ट जो है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी दूसरे कानून में आज की तारीख में ये प्रावधान नहीं दिए हुए। एक दो कानून थे टाडा और पोटा जैसे, उनमें प्रावधान थे बट इनको भी काफ़ी पहले रिपील कर दिया गया। तो दैट्स ऑल अबाउट पीएमएलए। अब पीएमएलए से रिलेटेड जो आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, देखते हैं सर। अब हमको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बात करनी है जिसको शॉर्ट में हम लोग ईडी भी बोलते हैं।
तो ईडी इज मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस। मतलब ये कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में कोई कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो ये लोग करेंगे। साथ ही साथ एक और कानून है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को हम लोग शॉर्ट में फेमा भी बोलते हैं। फेमा के तहत में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कि कितना पैसा भारत के बाहर लेकर जा सकते हैं एक्सचेंज कराकर किसी फॉरेन करेंसी में, कितना पैसा भारत में लेकर आ सकते हैं। अगर कहीं पर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का, इस कानून का अगर वायलेशन होता है और उसका फिर केस बनता है या कहीं पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर डाली गई है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिस्पेक्ट में कोई ऑफेंस है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी ईडी करती है। और फेमा के तहत में फॉरेन एक्सचेंज के लॉस का अगर कहीं पे कोई वायलेशन हो रहा है, कहीं पे कोई अगर उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो करने की जिम्मेदारी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आती है। अब क्योंकि चाहे आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वेस्टिगेशन करा लो या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस के तहत में कोई कानून है, कोई अगर वायलेशन हो रहा है तो उसका आप इन्वेस्टिगेशन करा लो, ये सारे के सारे अपराध आर्थिक अपराध हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। जहाँ पर भी आर्थिक अपराध या फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात आ गई, पैसे का जिक्र आ गया, तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो मिनिस्ट्री रोल में आ जाती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। और जिस डिपार्टमेंट को के तहत में ये लोग अपना सारा काम निभाते हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो याद रखना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत में आता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में आता है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में ये लोग काम करते हैं, तो उसका जवाब है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ये लोग अपना सारा काम करते हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब ये तो खैर इनके फंक्शंस हो गए और किसके अंडर में ये काम करते हैं वो बात हमने डिस्कस कर ली। एक बार हम ईडी की पूरी हिस्ट्री भी देखते हैं कि ईडी की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से आज का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें ये संस्था निकल कर आई है। तो इसका जो पूरा हिस्टोरिकल टाइमलाइन है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका ओरिजिन कैसे होता है? Origin of ED goes back to 1956 when an enforcement unit was formed in the Department of Economic Affairs for handling violations under Foreign Exchange Regulation Act FERA 1947। मतलब ये कि ED की जो शुरुआत है वो 1956 में हुई थी। 1956 में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और इसको बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत में। यानी कि इन्फोर्समेंट यूनिट की जिम्मेदारी थी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में रहकर काम करेगी या फिर इनको रिपोर्ट करेगी। और इसको काम ये दिया गया था, एक कानून हुआ करता था जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 या फिर फेरा 1947। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत में अगर कहीं पर भी कोई फॉरेन एक्सचेंज से के रिस्पेक्ट में अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो वो सारे वायलेशंस का इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट यूनिट को दी गई थी 1956 में। यहाँ से ईडी की शुरुआत होती है। 1957 में इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम चेंज कर दिया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड इसी के साथ में ईडी को अपना जो आज का प्रेजेंट नाम है वो मिलता है। 1960 में, ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईडी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1960 तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसको रिपोर्ट करता था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिपोर्ट करता था या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में वो काम करते थे। 1960 में मगर इस चीज़ को चेंज किया गया और ये बोला गया क्योंकि इन लोगों का जो मेन काम है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के जितने भी वायलेशन है उनको स्टडी करना है या उनको उनके इन्वेस्टिगेशन को करना है। पैसा इन्वॉल्व है और ये जो अपराध यहाँ पर हो रहे हैं वो इकोनॉमिक ऑफेंस है। इकोनॉमिक ऑफेंस है तो बेहतर ये रहेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उनको इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया जाए और उनके अंडर में ये लोग ये सारा काम करें, उनको रिपोर्ट करें तो बेहतर रहेगा। तो 1960 में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के हाथ में आ गया एंड यहीं से ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में काम करने लगे। अब 1947 का जो ये आपका कानून बनाया गया था जिसको शॉर्ट में हम लोग फेरा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, इसको चेंज किया गया 1973 में और इसकी जगह पर एक नया कानून पास किया गया जिसका नाम रखा गया फेरा 1973, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। बाद में इसको भी चेंज किया गया 1999 में और इसकी जगह एक नया कानून लाया गया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। देन तो एक तो फिर ये जिम्मेदारी हो गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, भैया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फेरा जिसको हम लोग बोलते हैं 1999 में जो पास हुआ था, इसके तहत में अगर कोई वायलेशंस वगैरह हो रहे हैं तो वो सारे वायलेशंस इन्वेस्टिगेट करो। दूसरा 2002 में कानून पास हुआ था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इसको 1 जुलाई 2005 से लागू कराया गया था। इसके तहत में मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है उसको भी डिफाइन किया गया, कितने तरीकों की होती है और इससे रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस वगैरह की मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ जो पकड़ा जाएगा उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ईडी को जो है जिम्मेदारी दी गई मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में जो भी केसेस वगैरह हैं उनके इन्वेस्टिगेशन की और उनको उनके अंजाम तक लेकर जाने की। यहाँ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। पहले ये सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत में जो भी वायलेशंस हो रहे थे उनको ही इन्वेस्टिगेट करते थे, बट अब मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई और यहाँ से इस संस्था की पावर्स आप एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एंड उसके बाद से ये दो जिम्मेदारियाँ आज तक ये लोग निभा रहे हैं। अब
नेक्स्ट जो बात हमको करनी है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहली चीज़, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एंड इसको हेड करते हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है जी, इसमें एक डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होते हैं, वो इस पूरी की पूरी संस्था के मुखिया होते हैं। इसके बाद दिल्ली के अलावा या फिर दिल्ली को इंक्लूड करके इनके कुल मिलाकर 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक चंडीगढ़ में है, कलकत्ता में और एक दिल्ली में। ये सारे के सारे जो सारे के सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, इनको हेड करते हैं स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट। तो याद रखिएगा, ईडी का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कौन है? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है। कहाँ बैठता है? दिल्ली में, हेडक्वार्टर में। इसके बाद दिल्ली को शामिल कर कुल मिलाकर 5 रीजनल ऑफिसेज बनाए गए और हर एक रीजनल ऑफिस को कौन हेड करता है? एक स्पेशल डायरेक्टर होता है इन्फोर्समेंट का, वो इनको हेड करता है। इसके बाद इनके 10 जोनल ऑफिसेज हैं जिनको एक एक डेप्यूटी डायरेक्टर हेड करते हैं और उसके बाद में इनके 11 सब जोनल ऑफिसेज हैं जिनको एक एक असिस्टेंट डायरेक्टर हेड करता है। तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे टॉप पर कौन है? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बैठा हुआ है, उसके नीचे 5 आपके स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट बैठे हुए हैं, उसके बाद में आपके 10 जोनल ऑफिसेज में डेप्यूटी डायरेक्टर बैठे हुए हैं और 11 सब जोनल ऑफिसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं। इस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है बनाकर पूरे देश को कवर किया गया। नेक्स्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब से लोगों को देखने लगा है कि ईडी एक बड़ी पावरफुल संस्था है, नेताओं को भी उठा लेती है, तब से लोगों की रुचि जाग गई है कि आखिर इसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है, इसमें नौकरी कैसे मिलती है। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा जोक बन गया है कि आजकल लोग आईएएस और आईपीएस की जगह आईआरएस ऑफिसर बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ताकि वो ईडी में जा सके। तो रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इसके लिए कोई अलग से पेपर नहीं होता कि ईडी अपना नोटिफिकेशन निकालती है और अपने ऑफिसर्स या अपने कर्मचारियों को सेलेक्ट करती हो। दूसरी जो सर्विसेज हैं यूपीएससी के तहत में या दूसरे एग्जामिनेशंस के तहत में जो आपके ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं या जो दूसरा स्टाफ जो रिक्रूट किया जाता है, उसी में से ये लोग फिर अपने बंदे चुन लेते हैं, उसी में से ये लोग अपने लोगों को लेकर आते हैं। तो ईडी के ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होता है? डायरेक्टली दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको उठाया जाता है, दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उनके ऑफिसर्स को भी जो है ये लोग ले लेते हैं। सबसे प्रोमिनेंटली जिस सर्विसेज से ये अपने ऑफिसर्स को लेकर आते हैं वो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, उसके बाद में इंडियन पुलिस सर्विसेज, कुछ आईएएस के बाबू भी आते हैं एंड ये सब लोग जो है फिर मिलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वेरियस फंक्शंस वगैरह को परफॉर्म करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट ईडी का अलग से नहीं होता, दूसरी सर्विसेज से ये अपने ऑफिसर्स को या फिर अपने कैडर को रिक्रूट करते हैं या फिर वहाँ से भर्ती करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पूरे के पूरे टॉपिक का, कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में काम करती कैसे है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनके पावर्स वगैरह क्या होते हैं, तो अब उसको देखते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी भी केस में कार्रवाई अगर करती है तो किस तरह से करती है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो इसका जवाब यह है कि एक बार जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ईडी को अगर कोई केस दिया जाता है कि साहब इस केस में हमें अंदेशा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, तो फिर ईडी उसके सारे फैक्ट्स को पढ़ती है, जो भी उसके सामने डॉक्यूमेंट या जो भी सबूत आते हैं उनको स्टडी करती है, अपनी तरफ से भी कुछ सबूत और डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने की कोशिश करती है। सब कुछ पढ़ा के केस को स्टडी करने के बाद में अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर अपने आप को संतुष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई ये फलाना फलाना जो केस है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, एक बार अगर ईडी के ऑफिसर इस बात को लेकर कन्विंस हो गए, तो फिर वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में जो भी व्यक्ति इस केस में शामिल हैं, जिनके घरों पर वो चाहते हैं या प्रॉपर्टीज़ पर अगर वो चाहते हैं छापे डालना, सर्च करना, तो फिर वो वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और एक बार वहाँ पर सर्च करने के बाद में अगर उनको कुछ मनी मिल जाता है, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है केस से रिलेटेड, अगर कोई और चीज़ मिल जाती है तो फिर वो उसको जब्त भी कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट होता है कि केस मिलने के बाद में, केस को स्टडी करने के बाद में अगर ईडी को लगता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, चाहे घर हो, चाहे उनका घर हो या फिर उनका ऑफिस हो या कोई और दूसरी प्रॉपर्टी हो, वहाँ पर छापे मारे जा सकते हैं और वहाँ पर अगर उनको केस से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको जब्त किया जा सकता है। अब एक बार छापा मारने के बाद में और केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उनको जब्त करने के बाद में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डॉक्यूमेंट कितने सीरियस हैं और कितने सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग के तरफ इशारा करते हैं, उसके बेसिस पर फिर वो अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि सामने वाले को अरेस्ट करना है या नहीं करना। जैसे अपन ने रामलाल नाम के स्मगलर का एग्जाम्पल लिया था, तो उसी की बात कर लेते हैं कि अथॉरिटीज़ ने अगर रामलाल के ठिकानों पर छापे मारे और वहाँ से उनको थोड़ा बहुत कैश मिला और कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट मिले और उनको ये पता चला कि यार ये टुच्चा सा स्मगलर है, कुछ खास ही कुछ करता धरता नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हो सकता है वो रामलाल को अरेस्ट करें, हो सकता है अरेस्ट ना करें। पर पता चला कि रामलाल के पास में 500 करोड़ रुपया मिल गया, साथ ही साथ ये पता चल गया कि मियाँ खलीफा और जॉनी सिंस के साथ भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा हुआ है गुनाहों का देवता। ऐसी कंडीशन में फिर ईडी वाले बोलेंगे ये तो यार बड़ा खिलाड़ी निकला, प्रकाश बीड़ी बोल के हमें बेवकूफ़ बना रहा है और यहाँ पे इसने अच्छा खासा पैसा जमा करके रखा हुआ है। निश्चित तौर पर ये क्यूबन सिगार्स की स्मगलिंग के अलावा और भी कुछ करता है। इस तरीके का अगर उनका अंदेशा बन गया तो ऐसी कंडीशन में रामलाल को उठा लिया जाएगा और कस्टडी में ले जाकर चार डंडे मारे जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको अगर किसी भी जगह पर सर्च करने के बाद में, छापा मारने के बाद में, दबिश करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स या केस से रिलेटेड जो भी एविडेंस मिले हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने खतरनाक क्राइम की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके बेसिस पर अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि सामने वाले को उठाना है या नहीं उठाना है।
अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 50। सेक्शन 50 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में ये पावर भी है कि अगर वो चाहें तो किसी व्यक्ति को पहले उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहें तो डायरेक्ट उसके घर पर छापा मारने जा सकते हैं और अगर उनको वहाँ पर फिर कुछ सामान मिलता है तो उसको वहाँ से सीज कर सकते हैं। जैसा भी केजरीवाल साहब के केस में हुआ था कि केजरीवाल साहब को एक के बाद एक 9 सम्मन भेजे गए थे, मगर उसके बाद भी वो नहीं आए। कायदे से ऐसा होता है कि 3 सम्मन के बाद में अगर आदमी नहीं आता तो उसके खिलाफ फिर नॉन वेरिएबल वारंट जो है वो इशू किया जा सकता है। बट ऑब्वियस ही बात है, ये चीफ मिनिस्टर हैं यूनियन टेरिटरी के, तो इनको ऐसे उठाया नहीं जा सकता था। बट ईडी अगर चाहती तो इनको सम्मन करके बुलाती भी ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, और चाहती तो डायरेक्टली इनके घर पर जाकर छापा मार सकती थी। मारा नहीं, वो एक अलग बात है, मगर उनके पास में सेक्शन 50 है पीएमएलए का, इसके तहत में पावर है कि किसी व्यक्ति को पहले जनरली होता क्या है, किसी को आप क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हो, फिर उसके बाद में कुछ संदेह या संशय लगता है तो फिर उसके बाद में आप इस तरीके से छापेमारी करते हो, सर्च वगैरह के वारंट इशू कराते हो, सारी चीज़ें करते हो। बट ईडी के पास में पीएमएलए के तहत में ये पावर है कि किसी को बुलाना चाहो तो बुला लो, ठीक है, मगर नहीं भी बुलाना चाहते हो, क्वेश्चनिंग नहीं भी करी है, बुलाया भी नहीं है, उसके पहले भी आप उसके घर पर जाकर छापा या उसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाकर छापा मार सकते हो, और वहाँ से अगर सामान वगैरह खतरनाक मिल गया तो उसके बेसिस पर उसको डायरेक्टली अरेस्ट भी कर सकते हो बिना क्वेश्चनिंग किए हुए। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पहले सामने वाले को सम्मन कर बुलाया जाए, उससे फिर बातचीत की जाए और उसके बाद में ही सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की जाए। उसको पता भी नहीं चलेगा, पता चला उसको आइडिया भी नहीं कि ईडी वाले काम कर रहे हैं, और एक दिन ईडी वाले घर आ गए, खटखटाया, नॉक नॉक नॉक, और उसके बाद में पता चला पूरा घर उलट पुलट के रख दिया, और उसके बाद बोला कि अब हम तो जा रहे हैं, तुम्हें भी साथ में लेकर चलेंगे एंड यू आर अंडर अरेस्ट। ये भी हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पावर पीएमएलए के में सेक्शन 50 के तहत में ईडी को दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया, किसी व्यक्ति को उठा लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसी कंडीशन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 60 दिन का टाइम मिलता है अपनी चार्जशीट फाइल करने का। एंड इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपने पीएमएलए के तहत में कोई अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो आपको मैक्स टू मैक्स सज़ा जो है वो 7 साल तक की मिल सकती है। और अब जो आपके नए भारतीय दंड संहिता और जो नए आपके कानून वगैरह आ रहे हैं उसके तहत में ये प्रोविजंस बना दिए गए हैं कि अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में 60 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट आपको फाइल करना है। 7 साल से ज़्यादा तक की सज़ा दी जा रही है तो 90 दिनों के अंदर में आपको चार्जशीट फाइल करनी है, और एक्सटेंशन लेने के लिए फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों अब तक चार्जशीट वगैरह फाइल नहीं की है। तो उसी के तहत में ये कानून बना हुआ है कि अगर 7 साल, क्योंकि पीएमएलए के तहत में अगर आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया तो 7 साल तक की मैक्सिमम सज़ा होगी, इसलिए किसी को उठा लिया गया तो 60 दिनों के अंदर अंदर उसके खिलाफ में आपको चार्जशीट अरेस्ट करना पड़ेगी। सपोज कर लीजिए कि इन्होंने किसी को अरेस्ट किया ही नहीं है, मगर इन्होंने भर भर कर काफ़ी सारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को सीज कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लिया है। ऐसी कंडीशन में जो अटैचमेंट वगैरह किया गया है, क्यों किया गया है, और बाकी फिर वो क्या प्रोसिक्यूशन अभी क्या कार्रवाई कर रहा है, इन सारी चीज़ों की जो भी रिपोर्ट है वो भी जो है 60 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है या कोर्ट के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, ये इनका काम करने का पूरा प्रोसीजर है। PMLA allows the ED to take cognizance of any offence under its wide-ranging schedule across the country with or without the consent of state governments। अब क्योंकि ED के पास में PMLA के तहत में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की पावर है, मनी लॉन्ड्रिंग 50 तरीके से की जा सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी सेक्टर में की जा सकती है। तो उसके चलते ED के पास में आप कह सकते हैं बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या फिर बहुत से ऐसे ऑफेंस हैं, ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें इन्वेस्टिगेट करने का पावर बाय डिफॉल्ट ED के पास में आ जाता है। अब PMLA का जो कानून है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पावर देता है कि वो किसी भी राज्य में अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो उनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है तो उसके खिलाफ में वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसका कॉग्निजेंस लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ना दे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी एक्टिविटीज वगैरह को करने के लिए। वजह यह है कि PMLA ने साफ लिखा हुआ है कि कहीं पर भी आपको पता चले कि कहीं पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, उस स्टेट में उस सस्पिशियस एक्टिविटी के खिलाफ में आप अपना एक्शन, अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट जाए भाड़ में, आपको चाहे परमिशन दे चाहे परमिशन ना दे, आपको इस तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब इस पर्टिकुलर फैक्ट के चलते कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट CBI से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको कंसेंट ना दे या फिर कोई कोर्ट उसको ऑर्डर ना दे या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसको ऑर्डर ना दे, तब तक वो किसी पर्टिकुलर केस को किसी स्टेट में जो है जाकर परस्यू नहीं कर सकती। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ED को इस तरीके की किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। यही पॉइंट सेकंड वाले इसमें लिखा हुआ है कि इट हैज़ देयरफॉर बीन एबल टू रजिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट बेस्ड ऑन FIRs फाइल्ड इन स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को PMLA के तहत में किसी स्टेट से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी एक्टिविस्ट के खिलाफ, किसी बड़े आदमी के खिलाफ किसी स्टेट में अगर किसी स्टेट पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है तो उसको कॉग्निजेंस बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन्होंने
इन्होंने भी रजिस्टर किए ईडी वालों ने, और उसके बाद में फिर बड़े बड़े नेताओं को उठाया ही गया है, वो आप देख ही रहे हो आज हाल फिलहाल में, और उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। ये पावर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास में भी नहीं है, और इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बहुत पावरफुल संस्था अपने आप में बन जाती है। इस पॉइंट को याद रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात और कि ईडी के अलावा एक संस्था और है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनके पास में भी ये पावर है कि वो स्यू मोटो अपने मनमर्जी से कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी ऑफेंस का अक्रॉस द कंट्री, एंड अकॉर्डिंगली एनआईए एक्ट के तहत में उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर सकते हैं। बट कुल मिलाकर ऐसे 12 ऑफेंसेस बनते हैं जिसमें एनआईए अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकता है, एंड उसमें उसको किसी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये टेररिज्म से रिलेटेड आपके एक्शंस वगैरह हैं, मगर ईडी क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंस वगैरह के इन्वेस्टिगेशन करती है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस का अपना जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, तो ईडी के पास में काफ़ी कह सकते हैं वाइड पावर है। वो काफ़ी सारे वेरियस केसेस में जो है अपना कॉग्निजेंस लेकर काम कर सकते हैं। एनआईए के पास में ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, बहुत लिमिटेड स्कोप है जिसमें वो इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है, एनआईए और ईडी दो संस्थाएं इस तरह से अपना स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर काम कर सकते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर गैमट की बात की जाए तो ईडी के पास में आप कह सकते हैं ज़्यादा वाइड रेंज है, ज़्यादा कह सकते हैं कैटेगरीज हैं जिनमें वो जाके अपनी तरफ से जो है कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। एनआईए का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो ये कुछ पर्टिकुलर बातें हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जो अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस वगैरह अच्छे खासे बन सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। डिटेल में हमने इसको कवर किया है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस किस तरीके के ऑफेंसेस वगैरह को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो जवाब है मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के वायलेशन के जो भी केसेस बनते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन ही करता है। दूसरा क्वेश्चन किसके तहत में आता है। मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में, और डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत में। कब बनाया गया था ईडी को, 1956 में बनाया गया था। तब इसका नाम ईडी नहीं हुआ करता था, इन्फोर्समेंट यूनिट बोला जाता था, एंड तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत में आता था। जिम्मेदारी थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के वायलेशन वगैरह को कि केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की। 57 में नाम बदल दिया गया, गंगाधर को शक्तिमान बनाया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम रखा गया, एंड 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया। और बाकी तो फिर सारी बातें हमने करी हैं कि कैसे कैसे फिर इसको पावर्स वगैरह फर्दर मिलती चली गई, और आज की तारीख में ये जो दो कानून हैं इनके इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी अथॉरिटी इसके पास में कैसे आई। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो याद रखना है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बैठता है नई दिल्ली में, 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, सारे के सारे रीजनल ऑफिसेज स्पेशल डायरेक्टर संभालते हैं, और इसके बाद में जोनल ऑफिसेज को डिप्यूटी डायरेक्टर एंड सब जोनल ऑफिसेज को असिस्टेंट डायरेक्टर। रिक्रूटमेंट कैसे होता है वैसे तो ये कोई नहीं पूछेगा, मगर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से प्रोमिनेंटली अपने अफसरों को उठाते हैं, और उसके बाद में आईपीएस से कुछ बाबू भी आते हैं, बट प्रोमिनेंटली आईआरएस और आईपीएस से अपने अफसर्स को उठाते हैं। फंक्शन कैसे करते हैं वो सारा अपन ने देख लिया। किसी आदमी को पहले इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहें तो डायरेक्टली उसका प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, वहाँ से सामान और डॉक्यूमेंट जो भी सामान उनको मिलेगा उसके बेसिस पे फिर डिसाइड कर सकते हैं सामने वाले को उठाना है नहीं उठाना। उठा लिया या नहीं उठाया डजंट मैटर, 60 दिनों के अंदर अंदर आपको चार्जशीट लगाना पड़ती है। वजह यह है कि पीएमएलए के तहत में अपराध जो किए जाते हैं आर्थिक अपराध होते हैं, और उनकी सज़ा मैक्स टू मैक्स 7 साल तक के लिए आपको दी जाती है। लास्ट बात कि पीएमएलए के तहत में ईडी के पास में ये पावर है कि वो स्टेट्स के कंसेंट के बिना भी आपकी स्टेट पुलिस फोर्सेस ने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लगा रखा है तो उसके बेसिस पर अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वगैरह जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर सकते हैं। ये पावर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास में भी नहीं है, एनआईए के पास में है, मगर एनआईए बस बहुत कुछ लिमिटेड केसेस में ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ईडी के पास में बहुत वाइड रेंज ऑफ केसेस में पावर एक्सरसाइज करने का चॉइस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं, एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इसमें से जितनी चीज़ें पूछी जा सकती थी, जो जो कवर किया जा सकता था, सब अपन ने पढ़ा है। मुझे एक बहुत गट फीलिंग है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा एंड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ से किसी ना किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। अब हमको बात करनी है कुटानाड वेटलैंड सिस्टम के बारे में। कुटानाड वेटलैंड सिस्टम सेंट्रल केरला में पाया जाने वाला एक बड़ा यूनिक वेटलैंड सिस्टम है, और ये यहाँ पर होने वाले राइस के कल्टीवेशन के लिए या पैडी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहला सवाल पहले कि कुटानाड वेटलैंड सिस्टम के बारे में पढ़ना ही क्यों। जवाब यह है कि द हिंदू में इसके बारे में एक बहुत डिटेल में रिपोर्ट आ रखी थी कि ये पूरा का पूरा वेटलैंड सिस्टम, इसका एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया है, थ्रेटन हो गया है। यहाँ पर काफ़ी सीवियर वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है,
यहाँ पे जो पानी है उसकी सैलिनिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बाकी जो वेदर के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के चलते इस वेटलैंड सिस्टम के एग्जिस्टेंस के ऊपर ये एक खतरा जो है मंडरा रहा है। काफ़ी बड़े बड़े इशूज़ यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। सबको लेकर एक लंबा थोड़ा एक पेज भर का जो है न्यूज़ छापा गया है द हिंदू में, इसलिए मैं आपके साथ में न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ। खैर ये अपने काम की बात नहीं है, अपने लिए कुटानाड वेटलैंड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। बस कंटेक्स्ट बताने के लिए कि अगर पढ़ क्यों रहे हैं, खबर क्या थी, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो पहली चीज़ तो ये कि कुटानाड वेटलैंड सिस्टम जो है वो वेम्बानाड वेटलैंड सिस्टम का एक पार्ट है। अब वेम्बानाड वेटलैंड सिस्टम क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस इतना समझिए कि कुटानाड वेटलैंड सिस्टम वेम्बानाड वेटलैंड सिस्टम का पार्ट है। और खास क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सी लेवल से नीचे की लैंड पर पैडी का कल्टीवेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली जो भी खेती बाड़ी होती है वो सी लेवल से ऊपर की ज़मीन पर होती है, समुद्र तल से एक सर्टेन ऊंचाई पर आपकी ज़मीन होती है और वहाँ पर आप कल्टीवेशन वगैरह करते हो। यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है कि सी लेवल से नीचे के लेवल की जो ज़मीन है वहाँ पर चावल उगाया जा रहा है, और इसके चलते ये बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है। अब ये किया कैसे जा रहा है, तो इसका जवाब ये है कि जो बार्किश वाटर्स हैं, बार्किश वाटर को ड्रेन कर ज़मीन जो है उसको साफ़ किया जाता है, सुखाया जाता है, और उसके बाद में फिर वहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। मैं आपको इसकी फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ, तब आपको ये ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। अब ये जो फोटोग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो वाटर यहाँ पर दिख रहा है, ये जो वाटर यहाँ पर दिख रहा है, ये सारा पानी हो गया, ये सारा पानी हो गया, ये बीच में से वाटर जा रहा है, ये यहाँ पे भी बीच में से जो है पानी जा रहा है, ये सारा का सारा बैक वाटर है, बार्किश वाटर है। अब ये जो बैक वाटर है वो इस पर्टिकुलर इलाके में भी था, मगर इन्होंने क्या किया कि इस पूरे के पूरे बैक वाटर को इस पर्टिकुलर इलाके से ड्रेन कर हटा दिया, ज़मीन को सुखाया, और उसके बाद यहाँ पर चावल की खेती करना शुरू कर दी। अब ये जो लैंड है वो सी लेवल से नीचे के लेवल की लैंड है, और इसके ऊपर ये लोग इस तरीके से बार्किश वाटर को ड्रेन कर ज़मीन क्लेम करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन या फिर चावल का कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको छोटा सा प्लॉट दिख रहा है जिसके ऊपर चावल लगाया गया है, बेसिकली यहाँ पर पहले बैक वाटर हुआ करता था, मगर फिर ये बैक वाटर यहाँ से निकाल कर इन्होंने इस पूरी ज़मीन को ड्रेन किया, इसको क्लेम किया, और उसके बाद में फिर इसके ऊपर वो पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, पैडी कल्टीवेशन कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम कुटानाड वेटलैंड का ये जो सिस्टम है इसके ऊपर किया जा रहा है। अब ये जो फार्मिंग सिस्टम है, इसको अपने आप में एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर कर रखा है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अपने आप में यूनिक हो जाता है। तो ये अपने को याद रखना है। कुटानाड वेटलैंड सिस्टम कहाँ पर है, सेंट्रल केरला में। किसका पार्ट है, तो ये वेम्बानाड वेटलैंड सिस्टम का पार्ट है। खास बात क्या है यहाँ पर कि सी लेवल के नीचे की जो ज़मीन है, डेल्टा स्वैम्स में बार्किश वाटर को हटाकर वहाँ पर ये पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं। और ये जो तरीका है कि सी लेवल से नीचे की ज़मीन को साफ करके रिक्लेम कर उस पर पैडी कल्टीवेशन कर चावल उगाया जा रहा है, इस पूरी की पूरी प्रैक्टिस को फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, उसने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज जो है उसके तौर पर इसको रजिस्टर कर रखा है, इसको सराहाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कुटानाड वेटलैंड सिस्टम। ये इसकी फोटोग्राफ भी मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। अब हम बात करते हैं वेम्बानाड वेटलैंड सिस्टम के बारे में, या फिर वेम्बानाड लेक के बारे में, जिसका कुटानाड वेटलैंड सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है। वेम्बानाड लेक या फिर वेम्बानाड जो पूरा वेटलैंड सिस्टम है वो वेम्बानाड लेक के चारों तरफ डेवलप हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो है वो डेवलप हुआ है। वेम्बानाड लेक केरला की लार्जेस्ट लेक है और भारत की लॉन्गेस्ट लेक है। याद रखिएगा इस बात को, वेम्बानाड लेक केरला की सबसे लार्जेस्ट लेक है, और अगर लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पूरे भारत में इससे ज़्यादा लंबी कोई और लेक आपको देखने के लिए नहीं मिलती। कुल मिलाकर 4 रिवर्स के पानी से ये लेक बनकर तैयार हुई है। एक का नाम है मीनाचिल, दूसरा है अचनकोविल, तीसरा है पंपा, और चौथा है मणिमाला। इन 4 नदियों के, इन 4 रिवर्स के पानी से ये लेक बनकर तैयार हुई है। मैं पहले आपको इसकी फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये केरला है। केरला में सेंट्रल केरला का जो ये इलाका है, यहाँ पर ये लेक आपको जो देखने को मिल रही है, ये आपकी वेम्बानाड लेक है। लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लेक भारत में कोई दूसरी नहीं है, और अगर लेंथ, ब्रेथ, शेप, साइज सबके हिसाब से देखा जाए तो केरल में इससे ज़्यादा बड़ी कोई दूसरी लेक नहीं है। कुल मिला के 4 नदियों के पानी से मिलकर ये लेक बनकर तैयार होती है। और ध्यान से देखिए, अरेबियन सी और इसके बीच में बहुत छोटा सा जो है लैंड का गैप है, बहुत छोटा सा जो है लैंड का स्ट्रिप जो है अरेबियन सी से इस लेक को सेपरेट करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इट इज़ सेपरेटेड बाय
from Arabian Sea by a narrow barrier island and is popular backwater stretch in Kerala. तो एक तो अरेबियन सी से बहुत छोटा सा जो स्ट्रेच ऑफ लैंड है वो इसको सेपरेट करता है, और यहाँ ये अपने आप में एक बैक वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रोमिनेंट एक बैक वाटर साइट है, और जितना भी केरला की हाउस बोट्स वगैरह हैं वो सब इसमें चलाई जाती हैं। वलम कली, दैट इज द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इज अ स्नेक बोट रेस हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त इन वेम्बानाड लेक। तो वेम्बानाड लेक में जो केरल में स्नेक बोट रेस होती है वो भी यहीं पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। एंड भारत में अगर हम बात करें रामसार साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सुंदरबन के बाद में ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसार साइट है। भारत की जो सबसे लार्जेस्ट रामसार साइट है वो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट रामसार साइट है भारत की वो है वेम्बानाड लेक या फिर वेम्बानाड लेक, और उसके आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम है जो एक रामसार साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। देख लीजिए इसे एक बार फिर से, इसका ये फोटोग्राफ भी देख लीजिए। यहाँ पे पेरियार रिवर जो है इसमें आकर गिर रहा है, नीचे चित्रपूजा रिवर जो है वो यहाँ पर आके गिर रहा है, ये मुवत्तुपुजा रिवर इसमें आके गिर रहा है, अत्तुपुजा रिवर आके गिर रहा है। इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोमिनेंट रिवर्स जो हैं इसमें आके गिरते हैं और उसके कारण इसको अपना पानी मिलता है। प्लस अरेबियन सी के चलते इसको बार्किश कैरेक्टर भी जो है वो हासिल हो रखा है, और बैक वाटर्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पॉट ये बनकर डेवलप हुआ है, और भारत का सेकेंड लार्जेस्ट रामसार साइट भी के रूप में भी जो है ये ख्याति प्राप्त है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को इस पर्टिकुलर न्यूज़ में से याद रखनी है। सबसे पहले कुट्टानाड वेटलैंड सिस्टम क्यों खास है, क्योंकि ये सी लेवल से नीचे की तरफ में पैडी की फार्मिंग कर रहे हैं या फिर राइस की फार्मिंग कर रहे हैं। किसका पार्ट है? वेम्बानाड वेटलैंड सिस्टम का। वेम्बानाड वेटलैंड सिस्टम या फिर वेम्बानाड लेक की बात की जाए तो ये केरला की लार्जेस्ट एज वेल एज इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। 4 रिवर से मिलकर बनी है, नाम आपको याद करना पड़ेंगे, मीनाचिल, अचानाकोविल, पंपा एंड मनीमाला। एंड अगर हम सुंदरबन की बात करें तो वो भारत की सबसे बड़ी रामसार साइट है, उसके बाद में वेम्बानाड लेक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रामसार साइट है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एमसीक्यू के रूप में आपके काम आ सकते हैं, तो उनको अपने को याद रखना पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। अब हमको बात करनी है नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। इस न्यूज़ का जो टाइटल है वो है अबो एवरेज हीट वेव इन इंडिया दिस समर IMD। द हिंदू में पूरा एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस गर्मी के लिए भविष्यवाणी करी है कि इस समर जितनी हीट वेव पड़ने वाली है या जितनी गर्मी पड़ने वाली है वो एवरेज से ज़्यादा रहेगी। दूसरे शब्दों में इस बार गर्मी जितनी पड़ती है उससे ज़्यादा तीव्र रहने वाली है, उससे ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है। तो इस पूरी बात को लेकर कि आखिर इस बार इतनी ज़्यादा तीव्र गर्मी क्यों पड़ रही है, एंड साल दर साल जो हीट वेव्स हैं भारत में इतना ज़्यादा क्यों आ रही हैं, ऑन एन एवरेज इतना ज़्यादा क्यों हीट वेव्स हमको देखना पड़ रही हैं, या फिर ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक की हीट वेव्स देखना पड़ रही हैं, इन सब को लेकर एक आर्टिकल छपा था। उसी आर्टिकल में से मैंने ये न्यूज़ आपके लिए तैयार करी है, या ये स्लाइड्स आपके लिए तैयार करी हैं, और वही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ बहुत काम की है। चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की बात हो, मानसून्स की बात हो, या फिर इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लोगों की ज़िंदगी पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के चलते GS1, GS2 एंड प्रोमिनेंटली GS3 के पेपर्स के लिए ये न्यूज़ बहुत काम की है, और इसके फैक्ट्स को, इसके डाटा को आप उसमें कोट कर सकते हैं आंसर्स में। तो जाहिर सी बात है उसके चलते आपके आंसर्स की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो इसको डिटेल में देखते हैं। समाचार ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि इस साल एवरेज से ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, और प्रोमिनेंटली उसके चलते ये 5 रीजन्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। साउथ का रीजन इम्पैक्ट रहने वाला है, सेंट्रल रीजन इम्पैक्ट होगा, ईस्ट का रीजन इम्पैक्ट होगा, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है वो भी इम्पैक्ट होगा। इन सारे रीजन्स पर इस अबो एवरेज से ज़्यादा हीट वेव का असर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फोरकास्ट है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होने वाला है, एवरेज से ज़्यादा हीट वेव क्यों पड़ेगी, क्यों जितनी पड़ती है उससे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है? उसका जवाब है अल नीनो। अल नीनो की कंडीशन आज की तारीख में पैसिफिक जो ओशियन है, खासतौर पे इक्वेटर के आसपास का जो पैसिफिक ओशियन का रीजन है वहाँ पर बनी हुई है, और इसके चलते हो ये रहा है कि उस इलाके में पैसिफिक ओशियन का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब पैसिफिक ओशियन की जो सरफेस है इक्वेटोरियल रीजन में, उसका जो टेम्परेचर है अल नीनो के चलते नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो रही है, उसके टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी, उसके चलते पैसिफिक ओशियन की सरफेस पे हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा। जितना ज़्यादा पैसिफिक ओशियन की ऊपर की सरफेस गर्म होगी, उसके ऊपर का की एयर भी गर्म होने लगेगी। इसके चलते वहाँ पर जो विंड का सर्कुलेशन है, वहाँ पर जो वेव्स का मूवमेंट है वो एक तो तेज़ हो जाएगा, प्लस उसके पैटर्न में चेंजेस आने लगेंगे। इससे इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के चलते होगा ये कि
इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के चलते होने ये वाला है कि यहाँ पर जो एयर का फ्लो होता है, एयर के जो मूवमेंट का पैटर्न है, सारी चीज़ों के ऊपर असर पड़ेगा। अब क्योंकि पैसिफिक ओशियन पूरी धरती के कम से कम 1/3 हिस्से को घेर कर बैठा है, तो पैसिफिक ओशियन में अगर इस तरीके के चेंजेस आएंगे, इस तरीके के एबनॉर्मल बदलाव आएंगे, तो उससे पूरी दुनिया के जो विंड पैटर्न है उसमें बदलाव आने वाला है। इससे ना सिर्फ आपका मानसून खराब होने की संभावना है, मगर साथ ही साथ इसके चलते जहाँ जहाँ पर समर्स होते हैं तो वो समर्स को और ज़्यादा सीवियर करने की भी जो चांसेस हैं इन विंड पैटर्न्स के चलते बनने की अच्छी खासी संभावना बनी हुई है। ये सारी बातें बताई गई हैं और इसके चलते भारत में भी असर पड़ेगा, नो डाउट। एंड हमारी जो गर्मी है जितनी होती है उससे ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अब ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल में हेडिंग में लिखा हुआ है अबो एवरेज हीट वेव इन इंडिया दिस समर। तो हीट वेव अगर है तो फिर उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो उसकी डेफिनेशन भी इस आर्टिकल में दी हुई थी कि हीट वेव का मतलब एक्चुअल में होता क्या। तो सिंपल से शब्दों में अगर आपको बोलना हो हीट वेव क्या है, तो हीट वेव अगर किसी भी जगह पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर अगर आपको देखने को मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर किसी जगह पर अगर आपको एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर एक लंबे वक्त तक अगर देखने के लिए मिले, तो उसको हम लोग हीट वेव बोलते हैं। Generally, IMD declares a heat wave if maximum temperature of a weather station reaches at least 40 degrees Celsius in plains and 30 degrees Celsius in hills, with a departure of around 4.5 degree to 6.4 degrees Celsius from the normal maximum temperature. मतलब ये कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो अलग अलग जगहों पर अपने वेदर के स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ पर वो वेदर से रिलेटेड वेरियस फेनोमेनन्स को स्टडी करते हैं, तो मैदानी इलाकों में इस तरीके के किसी स्टेशन में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री या 40 डिग्री से ऊपर चला जाए, और पहाड़ी इलाकों में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री या 30 से ऊपर चला जाए, और यहाँ पर जो भी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मैक्सिमम जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, अगर वेरिएशन उससे लगभग 4.5 से 6.4 डिग्री ज़्यादा, मतलब अगर किसी जगह पर मैक्सिमम टेम्परेचर लेट से 32 डिग्री रहता है, पर पता चला कि अब वहाँ पर 36.5 या 37 या 38 या 39 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर कहा जा सकता है कि भाई यहाँ पर जो है हीट वेव आ गया। तो याद रखिएगा, अगर किसी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के किसी प्लेन्स के इलाके में, मैदानी इलाके में बने हुए स्टेशन में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाए, पहाड़ी इलाके में बने हुए स्टेशन में टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर चला जाए, और 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री के बीच से ज़्यादा तक का वेरिएशन या इनके बीच में वेरिएशन आपको देखने को मिले नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर में, यानी कि जितना टेम्परेचर नॉर्मल होता हो उससे लगभग 4.5 डिग्री ज़्यादा हो या 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन में ये बोला जा सकता है कि हीट वेव आ गई है। इसके अलावा अगर किसी जगह पर टेम्परेचर 45 डिग्री को क्रॉस कर जाए, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो मैदानी इलाका हो, चाहे वो उनके बीच का इलाका हो, इस कंडीशन में भी बोला जा सकता है, IMD के द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है कि यहाँ पर हीट वेव आ गई है। या फिर अगर कहीं पर 47 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर पहुंच जाए या 47 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि सीवियर हीट वेव आ गई है। सीवियर जो है यहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इस तरीके से IMD जो है उसको डिक्लेयर कर सकता है। तो ये हो गई हीट वेव। हीट वेव का मतलब क्या है, किसी भी जगह पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर लंबे वक्त तक सस्टेन करे, या किसी भी जगह पर अगर एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर हो जाए, तो उसको हीट वेव बोला जाता है। किन किन कंडीशंस में हीट वेव डिक्लेयर की जाती है वो अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर अब सवाल ये उठता है कि अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ भी गया तो उससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा, हीट वेव अगर आ भी गई तो उससे डिफरेंस क्या पड़ जाना है। तो क्वालिटेटिवली देखिए होता क्या है कि अगर किसी जगह पर हीट वेव आती है तो फिर वो उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए प्राणघातक हो सकती है। इंसानी शरीर के लिए हीट वेव्स बहुत खतरनाक हो सकती है, एंड इसके चलते फिर बड़ी मात्रा में मौतें हो सकती हैं। मौत नहीं हुई तो फिर लू लग सकती है, और भी बहुत सारी उसके चलते फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया में हीट वेव मार्च से लेकर जून के महीने के बीच में देखी गई हैं, एंड प्रोमिनेंटली मई के महीने में हीट वेव्स पीक करती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी मई के महीने में पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है वो मई के महीने में देखने के लिए मिलता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इन 3-4 महीनों में गर्मी तो होती है, मगर IMD के फोरकास्ट के अनुसार जितनी हमारे को सहने की आदत है उससे ज़्यादा प्रचंड गर्मी इस बार हमको देखने के लिए अबो से ज़्यादा एवरेज हीट वेव्स के चलते देखने के लिए मिल सकती है। अब एक क्वेश्चन बड़ा वाजिब सा है, एक बड़ा अब कह सकते हैं नेचुरल सा सवाल है कि साहब हर महीने ये खबर आती रहती है कि ये महीना पिछले वाले महीने से ज़्यादा गर्म था, या फिर ये जनवरी पिछले 70 सालों में या 75 सालों में सबसे गर्म जनवरी थी, वो दिसंबर जो है वो 150-200 सालों में सबसे गर्म दिसंबर था, इस तरीके से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, हीट वेव्स जो है लगातार इंक्रीज क्यों हो रही हैं, इनका ड्यूरेशन क्यों बढ़ता चला जा रहा है। इस सवाल का बस एक ही जवाब है, और वो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कर कर जो हम लोगों ने नेचर की ऐसी की तैसी करी है, तो नेचर अब हमारी ऐसी की तैसी करने के मूड में आ गया है, और इसी के चलते हमको एबनॉर्मल हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इसका असर है। ड्यू टू इट हीट वेव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंस। स्टडीज शो दैट दे कुड इम्पैक्ट अराउंड 90% ऑफ इंडिया। तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके चलते दुनिया भर में, सिर्फ अकेले भारत की बात नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाओ, हीट वेव्स ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा इंटेंस होती चली जा रही हैं। एंड आज की तारीख में जो स्टडीज़ आ रही हैं उसके चलते ये पता चला है कि भारत के लगभग 90% के आसपास के इलाके को हीट वेव्स इम्पैक्ट कर सकती हैं या फिर उनके ऊपर ये असर डाल रही हैं। अब अगर इतनी खतरनाक हीट वेव्स आती रहीं और ये बार बार ये रिपीट होता रहा, इस साल आपकी हीट वेव ज़्यादा लंबे वक्त तक आएंगी, नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगी, अगले साल फिर अगर ऐसा हो गया, उसके अगले साल फिर ऐसा हो गया, तो इन सारी चीज़ों के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? जवाब यह है कि इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी तो लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, फूड प्रोडक्शन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, कई बार लेट्स से कि आपका जो क्रॉप है वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक को ही जो है बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। हीट वेव के चलते उस टेम्परेचर से नॉर्मली हाई टेम्परेचर अगर डेवलप हो गया तो क्या होगा? क्रॉप या तो मरेगा या फिर आपकी फसल खराब होगी, आपकी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। तो फूड प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है। तीसरा ये चीज़ देखी गई है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल इलाकों में खास तौर पर, वहाँ पर बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। जैसे अब आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मच्छर बहुत ज़्यादा होने लगे, तो मच्छर के चलते मलेरिया फैलने लगेगा, डेंगू फैलने लगेगा, दूसरी चीज़ें होने लगेंगी। तो डिसीज़ का जो स्प्रेड है हीट वेव्स के बढ़ने के साथ में ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बिसाइड दिस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसके चलते इंसान की जो शरीर की जो हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ, उस पर बड़ा कह सकते हैं गलत असर पड़ता है, क्योंकि हीट स्ट्रेस डेवलप होता है और उसके चलते बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ तक मौत भी हो सकती है। लू लगने के चलते आपने कई बार सुना होगा कि लोगों की मौत हो जाती है। उसकी वजह ये हीट स्ट्रेस होता है जो हीट वेव्स के चलते डेवलप होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में। नेक्स्ट चीज़ आती है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? तो वेट बल्ब टेम्परेचर को समझने के पहले इस बात को समझिए कि अगर किसी जगह पर हीट वेव है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इंसान की जान को खतरा भी हो सकता है, बाकी उसकी हेल्थ को भी खतरा हो सकता है। मगर अगर किसी जगह पर हीट वेव नहीं भी है, मगर फिर भी टेम्परेचर अगर एक सर्टेन डिग्री से ज़्यादा है, तो भी वहाँ पर जो गर्मी है वो अपने आप में डेडली हो सकती है। और ये गर्मी तब ज़्यादा डेडली हो सकती है अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 से 35 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को क्रॉस कर जाए। अब ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, इसका क्या मतलब होता है? Wet bulb temperature is the lowest temperature to which a surface can be cooled by water evaporating from it। मतलब ये कि अगर कोई ज़मीन है या फिर कोई भी सरफेस है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, जाहिर सी बात है अगर आप उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो उसके चलते उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अब होता क्या है कि अगर उस सरफेस के ऊपर जो ये पानी पड़ा हुआ है, अगर ये उसके ऊपर से इवापोरेट होने लगे, तो इवापोरेशन के साथ में वो एक फ्रीजिंग इफेक्ट या फिर एक फ्रीजिंग इम्पैक्ट भी लेकर आता है। अब ये जो फ्रीजिंग इफेक्ट जनरेट होता है, इसके चलते सरफेस थोड़ी सी ठंडी होने लगती है, क्योंकि जो वाटर इवापोरेट हुआ है वो अपने साथ में इसकी काफ़ी सारी हीट भी लेकर चला जाता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली वो लोएस्ट टेम्परेचर है अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर पानी है या कोई भी लिक्विड है और वो उसके ऊपर से इवापोरेट होता है और उसके टेम्परेचर को वो डाउन करता है, तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जितने तक वो सरफेस को लेकर आ सकता है उसके ऊपर से वाटर के इवापोरेट होने के बाद में उसको बोला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ये अपने लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि हमारी जो स्किन है, लेट से अगर हम गर्मी में कहीं पे खड़े हुए हैं और हम कोई काम कर रहे हैं या हमें पसीना आ रहा है, अब ये पसीना आएगा तो थोड़ी वक्त में ये इवापोरेट भी होता है। जितना ज़्यादा आपका पसीना इवापोरेट होता चला जाता है उतना ज़्यादा आपकी स्किन ठंडी होती चली जाती है। तो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर आपकी स्किन पे जो पसीना आ रहा है, जो इवापोरेट हो रहा है, और ये उसके बाद में आपकी स्किन को जिस लेवल तक ठंडा कर सकता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस तक ये आपको ठंडा कर सकता है, वो आपकी स्किन के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर जिस जगह पर आप हैं वहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू 30 से 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गई, मतलब ये कि आपको पसीना भी आ रहा है और पसीना आने के बाद में भी आपका, और वो पसीना उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उसके बाद में भी आपकी जो स्किन है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, इससे कम नहीं हो रहा। इस परिस्थिति में ये होगा कि अगर आप लंबे वक्त तक उस एटमॉस्फेयर में रहे जहाँ पर ये परिस्थिति बनी हुई है, तो फिर आपके प्राण को खतरा हो सकता है, आपके लिए बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये अपने आप में बहुत डेडली हो सकता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का एक कंसेप्ट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये डेफिनेशन इन्होंने डिस्कस की थी कि सिर्फ हीट वेव नहीं, हीट वेव के अलावा अगर नॉर्मली भी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि आपका वेट बल्ब टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए, मतलब ये कि जो पसीना आपको आ रहा है वो इवापोरेट हो रहा है, वो उड़ रहा है, उसके बाद भी आपकी जो स्किन है, आपकी खाल 30 से 35 डिग्री के बीच में उसका टेम्परेचर बना है, इससे कम नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए घातक हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लंबे वक्त तक नहीं रुकना चाहिए। वहाँ पर आप चाहे कोई काम करें, चाहे आप नॉर्मली खड़े हों, वो मगर आपके लिए प्राणघातक हो सकता है। वो प्राणघातक नहीं तो कम से कम आपकी हेल्थ को काफ़ी सारे इश्यूज़ या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसके चलते हो सकती हैं। तो ये जो है वेट बल्ब टेम्परेचर का कंसेप्ट है, उसकी डेफिनेशन है, ये भी अपने को याद रखनी है। अगर पूछ लिया गया एग्जाम में, प्रीलिम्स में, एमसीक्यू के रूप में, तो अपने को इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 4 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें।
एंड हमेशा याद रखें, समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू। जय हिंद।